हेलो साथियों, मैं डॉक्टर सुनील कवाश ने अपने इस एजुकेशन वीडियो में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक लेकर आया हूँ और वो सेंसिटिव टॉपिक आप आपके आसपास में आप देखते हैं, अक्सर न्यूज़ में भी आता है, आप जानते पहचानते भी हैं। इससे आपको बहुत जानकारी मिलेगी। इसमें आपको 3 बिंदुओं पर मैं आपको आज सिखाऊंगा और बहुत सी बातें अपने आप सीख जाएंगे। टॉपिक ये है कि अक्सर माँ बाप के घर से लड़कियाँ क्यों चली जाती हैं, या हम कहें आपके आज भाषा में भाग जाती हैं। ये लड़कियां घर छोड़ के माँ बाप के साथ इतने दिन तक रही हैं और उनके साथ पली बड़ी हैं, लेकिन अचानक सारा मोह त्याग के, भाई बहन को त्याग के माँ के घर से क्यों भाग जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कितना कष्ट होता है। माँ बाप लोग जीते जी मर जाते हैं, भाई बहन सब बेइज्जत हो जाते हैं और लड़की पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वजह क्या है? कुछ तो कारण इसके होंगे। तो पहले हम सबसे पहले बिंदु पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इसके कारण क्या क्या हैं। दूसरे पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि जब लड़कियां भाग जाती हैं और उसके बाद उनको रिकवर किया जाता है तो उसके बाद कौन सी कानूनी प्रक्रिया चलती है। उसमें आपके पास बिंदु आएगा नाबालिग और बालिग का, दोनों की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। और उसी में मैं आपको तीसरा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट आज ये सिखाऊंगा कि कैसे लड़कियों की उम्र का निर्धारण किया जाता है, जो सीएमओ के द्वारा किया जाता है। मैं खुद सीएमओ रहा हूँ, मेरा ही क्षेत्र है ये, इसलिए मैं इस टॉपिक को आपके सामने लेकर आया हूँ कि लड़कियों का उम्र का निर्धारण कैसे करते हैं। जब आप सीख जाएंगे तो आप लोग उम्र का निर्धारण खुद अपने आप करना शुरू कर देंगे अपने बच्चों का। चौथा टॉपिक यह है, पॉइंट यह है कि इसके बाद, प्रक्रिया के बाद माँ बाप पे क्या बीतती है और इस प्रवृत्ति को हम कैसे रोकें। चलिए अब समय न गंवाते हुए साथियों मैं शुरू करता हूँ। नंबर 1 कि लड़कियाँ अपने घर को छोड़कर, जिसमें वो पली हैं बड़ी हैं, लाड़ प्यार मिला है, माँ बाप को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर अचानक घर से उड़ जाती हैं, चली जाती हैं। क्यों? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि जो अपने हिंदुस्तान के क्षेत्र, ये केवल हिंदुस्तान में नहीं होता, ये और जगह भी है, जैसे नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और जो गरीब देश हैं वहाँ की लड़कियाँ ये हरकत करती हैं कि वो भाग जाती हैं, घर छोड़ के भाग जाती हैं बिना किसी से मोह किए हुए। वजह इसका क्या है? यदि आप देखें, हिंदुस्तान में कई क्षेत्र ऐसे जो बहुत गरीबी के हैं, जहाँ गरीबी है। वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड, जहाँ मैं पोस्टेड रहा हूँ, वहाँ मैंने देखा कि लड़कियाँ रोज़ मेरे पास केस आया करते तो उम्र के निर्धारण के लड़कियाँ भाग जाती हैं। तो पहला कारण है आर्थिक तंगी। जब घर में बहुत आर्थिक तंगी होती है, बहुत गरीबी होती है और उनकी अपनी डेली रोज़मर्रा की चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, तो लड़कियाँ उसको पसंद नहीं करती और अच्छी जगह जाने के लिए वहाँ से भाग जाती हैं। दूसरा होता है लड़कियों में शिक्षा का अभाव। वो कहती हैं कि मैं इस घर में रहती हूँ, गरीब परिवार में पली हूँ, तो मुझे शिक्षा पूरी नहीं मिलेगी, तो पढ़ने के लिए लड़कियाँ घर से भाग जाती हैं। तीसरा, वो गलत सोहबत में आ जाती हैं, उनको गलत लग जाती है, गलत लोगों के संबंध पर रहती हैं और उनको गंदी आदतें लग जाती हैं, जिसकी वजह से लड़कियाँ कभी कभी भाग जाती हैं। चौथा ये है कि उनको घर में बहुत दबाव में रखा जाता है। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे देखा होगा कि वहाँ खुशहाली कम होती है और तनाव ज़्यादा होता है। वो लड़कियाँ घुट घुट के जीती हैं, उनको लगता है ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, और वो घर से भाग जाती हैं। पाँचवा कारण ये होता है कि लड़कियाँ दूसरों को देखती हैं। वो देखती हैं कि दूसरी लड़की जो उनके साथ की है, वो देखिए कितने अच्छे से रह रही है, कितने बढ़िया से रह रही है, जबकि वो भी ऐसे ही उसी की तरह से परिवार से आई है। तो उसने ऐसा क्या किया कि वो अच्छे तरह से रह रही है, अच्छे में घूम रही है और पैसा कमा रही है, मैं भी वैसा करूँगी, ये सोच के भाग जाती है। कुछ लड़कियाँ, जैसे अब हम सुना करते थे, बच्चे थे, कि फिल्म की हीरोइन बनने के लिए भाग जाती हैं। ये कुछ कारण हैं जिससे कि हम देखते हैं कि ये लड़कियाँ क्यों भाग जाती हैं। अब ये आता है कि जब लड़की चली जाती है, भाग जाती है, तो होता क्या है? होता यह है कि उसके माँ बाप उसकी रिपोर्ट ये करके नहीं लिखवाते कभी भी कि लड़की भाग गई। वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारी लड़की गुमशुद की है, लड़की कहीं चली गई है। वो ये नहीं कहते भाग गई। उसके बाद क्या होता है कि फिर वो माँ बाप के, यदि उनको कुछ सूचना मिलती है तो किसी पर आरोप लगाते हैं कि फलाना फलाना लड़का मेरी लड़की को भगा ले गया। यहाँ पे कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि एक लड़का भगा लिया। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, कार्रवाई करके वो उन लोगों को रिकवर करने की कोशिश करती है। हिंदुस्तान में आजकल जहाँ मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल ट्रेस हो जाते हैं और ट्रेस होकर लोकेशन मालूम पड़ जाती है, वहाँ पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लिए जाते हैं और पकड़ के जब वो लाए जाते हैं, लड़कियाँ लड़के लाए जाते हैं, वो कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद, या कभी कभी कुछ महीने भी हो जाते हैं और कभी कभी 1-2 साल भी हो जाते हैं। उसके बाद लड़कियाँ रिकवर की जाती हैं, वो लाई जाती हैं। लाने के बाद की प्रक्रिया ये होती है, सबसे पहले वो थाने लाई जाती हैं। थाने लाने के बाद लड़की का एक बयान होता है, जिसे कहते हैं 161 का बयान। ध्यान रखिए, 161 सीआरपीसी। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो लड़की का बयान लेते हैं बिना दबाव, बिना उसके। उस बयान में लड़की से पूछते हैं कि बताइए क्या हुआ था। अब 2 बातें हैं, या तो लड़की ये कहती है कि मुझे ये लड़का भगा ले गया, बहला फुसला के ले गया, तो बात क्लियर हो गई कि लड़की का बयान ऐसे मामलों में अपने आप में काफ़ी होता है। उसके बाद किसी कहने की जरूरत नहीं बचती और उस लड़के के ऊपर, जो भी लड़का होता है, उस पर 366
366 का मतलब लड़की का अपहरण करना और उसके बाद बहला फुसलाना, बहला फुसला कर शादी करना के लिए उसे प्रताड़ित करना, ये लगती है दफ़ा। और दूसरी 376 बलात्कार या बुरा काम करने की दफ़ा उस पर लग जाती है, वो लड़का फंस जाता है उसमें, असंज्ञेय अपराध है ये। यदि लड़की ये कहती है कि नहीं, मैं अपनी स्वेच्छा से प्यार मोहब्बत में पड़ के इस लड़के के साथ गई हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, इसी के साथ जीना चाहती हूँ, इसी के साथ मैं शादी करके घर बसाना चाहती हूँ। अब यहाँ समस्या दूसरी आ जाती है। लड़की कहती है कि मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, तो उसकी रजामंदी आ गई, लेकिन उसके माँ बाप और परिवार के लोग तो कहते हैं हमें तो कोई बताया नहीं। तो अब इसमें बिंदु आता है कि पुलिस क्या करे, कानून क्या करे। इसमें प्रक्रिया में आता है बालिग और नाबालिग, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस बात पर ध्यान रखिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बालिग और नाबालिग लड़की का इस मैटर में बहुत बड़ा रोल है। तो अब ये आती है कि प्रक्रिया ये होती है कि लड़की बालिग, नाबालिग लड़की की सहमति की कोई कीमत नहीं होती। नाबालिग लड़की की, यदि कोई लड़की को कोई लड़का ले आता है तो उसकी कस्टडी माँ बाप को दे दी जाती है, उसका मुकदमा माँ बाप अपने साथ लड़ते हैं, वो तो मुकदमा लड़ेंगे पूरा, है ना। और यदि लड़की बालिग है तो लड़की जो कहती है उसकी वैल्यू है। यदि उसने कह दिया कि ले गया मुझे, तो मुकदमा क्लियर है। और यदि वो कहती है कि नहीं मैं साथ में गई, तो थोड़ी सी समस्या पुलिस के लिए पैदा हो जाती है कि उसकी जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और लड़की को उस चूँकि शिकायत की थी उसके माँ बाप ने कि हमारी लड़की गुमशुदगी है, तो लड़की को उसके परिवार की कस्टडी दे दी जाती है, यदि लड़की चाहे तो। कई बार लड़कियाँ कहती हैं कि हमारे माँ बाप के साथ नहीं जाएंगे, ऐसा भी हुआ है। कैसे भी हुआ है कि लड़की कहती है मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मान लीजिए माँ बाप में कोई एक सौतेला है, माँ सौतेली या बेटा सौतेला है, वो आरोप लगाती है, या ये मुझे बेचना चाहते हैं, या मुझे परेशान करते हैं, मुझे तंग करते हैं, या मुझे पढ़ाना नहीं चाहते, कैसी भी आरोप लगा सकती है। और अपने नहीं जाती तो उस लड़की को नारी निकेतन भेज दिया जाता है। यदि आरोप नहीं लगाती तो उस लड़की को माँ बाप के साथ भेज दिया जाता है। अभी तक उसका बयान केवल एक हुआ है, 161 का बयान। इसके बाद उसकी मेडिकल प्रक्रिया शुरू होती है। अब मेडिकल प्रक्रिया, चूंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं सीएमओ रहा हूँ, तो ये हमारे विभाग से होती है। उसमें 2 तरह की प्रक्रिया होती है। आप ध्यान दीजिए कि ये प्रक्रिया क्या है और कितनी इंपॉर्टेंट है। ये साक्ष्य कहलाते हैं, मेडिकल साक्ष्य। पहले उस लड़की को, एक महिला कांस्टेबल उस लड़की को अपने साथ ले आती है थाने, और वहाँ से ले आती है अस्पताल कागज लेकर। अस्पताल में ये कहा जाता है कि इसकी डॉक्टरी मुआयना किया जाए कि इसके साथ बुरा काम हुआ या नहीं, प्रताड़ना हुई। तो पहले वहाँ की डॉक्टर उसको प्राइवेसी में रख के उसके शरीर की जाँच करती हैं कि उसके शरीर में किसी प्रकार का कोई चोट या प्रताड़ना, जबरदस्ती के निशान तो नहीं है। फिर वो उसकी अंदरूनी जांच करती हैं कि इसके साथ कोई बुरा काम तो नहीं हुआ। इसमें अंदरूनी जांच के लिए हमारे एक पूरा कॉलम बना हुआ है, और इसमें कई इसके टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट हाइमेन का भी है कि उससे मालूम पड़ता है कि उसके साथ कोई बुरा काम हुआ, या और भी बहुत सारे पॉइंट इसके अंदर हैं, वो दिखाता है। उसके बाद उसको उम्र के निर्धारण के लिए उसके एक्सरे लिखे जाते हैं, और वो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरे कैसे लिखे जाते हैं और कहाँ होते हैं, जो आप भी कर सकते हैं और भी निर्धारण कर सकते हैं, जब मैं आपको बता दूंगा उसके बाद। तो उसके बाद जांचों में यदि ये घटना अभी 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन की है, तब तो सही है, ये जल्दी लड़की रिकवर होगी कि उसके शरीर में चोटें दिखाई देंगी, उसके जहाँ जहाँ शरीर में प्राइवेट पार्ट में चोटें होंगी सब दिखाई देंगी और मालूम पड़ जाएगा। और यदि उसके साथ बुरा काम किया गया, वो भी आ जाएगा। और यदि ये घटना पुरानी है, पुरानी से मेरा मतलब कि 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, तो फिर कोई साक्ष्य की वैल्यू, मेडिकल साक्ष्य की वैल्यू रह नहीं जाती कि चोटों के निशान गायब हो गए होंगे। और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके निशान पे भी जो बातें आती हैं, वो प्राइवेट रिसेंट की बातें खत्म हो गए, पुरानी में आ जाती हैं वो, तो उन साक्ष्यों से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता। अब ये आता है कि उस लड़की के बयान के आधार पर उसकी उम्र क्या है। उम्र के लिए फिर वही पुलिस वाले कांस्टेबल उसको एक्सरे कराने के बाद उसको ले आते हैं सीएम ऑफिस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय। हर शहर में, सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में जिला ऑफिसर होते हैं, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके यहाँ ले आते हैं। और ये सर्टिफिकेट सीएमओ के द्वारा ही जारी किया जाता है, ये मैं आपको बता दूं, जो कोर्ट में मान्य है। वहाँ जाके वो उसके सीएमओ के पास जाते हैं, सीएमओ साहब उनकी रिपोर्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आता है कि उम्र का निर्धारण, मैं आपको टिपिकल पॉइंट बताऊँ। उम्र के निर्धारण में जो हमारे शरीर के लॉन्ग बोन्स हैं, देखिए ये लॉन्ग बोन है, ये लॉन्ग बोन है फीमर, ये बोन फोराम की बोन है, और इसके अलावा जो है हमारी रिस्ट की बोन है। तो ये जो बोन्स होती हैं, इन बोन के जो एंड्स होते हैं, हमारी लंबाई जो बढ़ती है इनके एंड से बढ़ती है, जिसको हम कहते हैं एपिफाइसिस। तो डायफाइसिस बीच की हड्डी, एपिफाइसिस कोने की हड्डी, और उनके बीच की जगह होती है वो होती है ग्रोथ प्लेट। वहाँ से ये लंबाई बढ़ती है। एक उम्र के बाद ये लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है, उसे हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ द बोन्स। वहाँ से हम निर्धारण करते हैं। बस इतना आपके लिए समझ जरूरी है कि आप एक्सरे में देखें कि हड्डी का किनारा अलग है, गैप है, तो हड्डी नहीं जुड़ी, और फ्यूज हो गई तो हड्डी जुड़ गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मोटे मोटे अमूमन क्या बातें होती हैं। ये जो एल्बो है, हमारी एल्बो, इसकी हड्डी जुड़ती है यूजुअली 16 साल में। तो यदि ये जुड़ गई है
और एक्सरे में दिखाई दे रही है तो कहते हैं कि अबाउट 16 ईयर्स, अबाउट 16 ईयर्स। घुटने की हड्डी ये जुड़ती है 17 ईयर्स में, यदि जुड़ गई है तो कहते हैं अबाउट 17 ईयर्स। अब रिस्ट की हड्डी, इसका एक्सरे करके देखते हैं, यदि हड्डी जुड़ी मिलती है कि इसके किनारे से जुड़ चुके हैं, बीच में गैप नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं अबाउट 18 ईयर्स फॉर द फीमेल्स। लेकिन डिपेंड करता है उस लड़की की रेस पे कि उसकी जाति क्या है, उसके स्ट्रक्चर पे, कहाँ के रहने वाली है। अलग अलग जगह रहने वालों की थोड़ा सा डिफरेंस और उसके पौष्टिक आहार पे डिपेंड करता है, पर ऑन एन एवरेज थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो 16 साल, 17 साल, 18 साल। और बालिक की उम्र क्या है? बालिक की उम्र है आपकी 18 साल। इसका मतलब उससे भी निर्धारण कर सकते हैं कि उसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है, माइनर है, या 18 से ज़्यादा मेजर है। कभी भी डॉक्टर्स एग्जैक्ट एज नहीं देते, मैं आपको कानून की भाषा बता दूँ। वो कभी नहीं लिखते कि इसकी एज 17 ईयर्स है, 18 ईयर्स है या 16 ईयर्स है। वो हमेशा लिखते हैं एवरेज, क्योंकि ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जहाँ डेफिनेट देते हैं। वो लिखते हैं अबाउट 16 ईयर्स, अबाउट 17 ईयर्स, अबाउट 18 ईयर्स। इस अबाउट में एक पॉइंट आता है कि अबाउट का मतलब कितना, हम कितना माने। इसको प्लस माइनस 2 ईयर्स मान के चलिए कि 2 साल कम। अभी 2 साल कम और ज़्यादा का निर्धारण कौन करेगा? मान लीजिए किसी की 17 ईयर्स डॉक्टर ने लिख दिया कि अबाउट 17 ईयर्स। अब ये बात फंसेगी कि वो 17 ईयर्स का मतलब 2 साल ज़्यादा मतलब वो 19 भी हो जाएगी, और कम है तो वो 15 हो जाएगी, तो नाबालिग है या बालिग है। इसका निर्णय डॉक्टर्स नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर्स की जांच में ये जरूर आता है कि उसका बाहरी स्ट्रक्चर, उसकी आवाज़, उसके शरीर में बालों की स्थिति, उसका शारीरिक अंगों का विकास और साथ में एक्सरे, इन सब चीज़ों को देखकर ही तो सीएमओ साहब एज लिखते हैं सारी। ठीक है। अब उसके यदि मान लीजिए उसके आधार पर उनकी एज आती है माइनर, घोषित है, तब तो वो लड़का कल्पित हो गया कि आपने माइनर लड़की का अपहरण किया, माइनर लड़की को ले गया, उसका बड़ा काम किया, आप अपराधी घोषित हो गए। उसमें कोई बचने की गुंजाइश कम होती है। बाकी और बहुत सारे साक्ष्य होते हैं कि वो लड़की कहाँ रहे थे, रजामंदी से रहने पर। लड़की नाबालिग है तो रजामंदी की बात ही खत्म हुई कि लड़की की रजामंदी 18 साल से कम की नहीं मानी जाती। अब यदि लड़की कहती है बालिग हूँ और फिर कहती है कि मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ, तो फिर उसमें दिखाया जाता है कि वो कहाँ कहाँ गए थे, वहाँ पे साक्ष्य क्या थे। अमूमन ये लोग लड़के लड़कियाँ जब भागते हैं जाते हैं तो ये फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन जब शादी कर लेते हैं, चाहे मद्दिन में करें जहाँ भी आगे करें, तो वो उस समय का फोटो तो खिंचवाते हैं और दिखाते हैं। ये तो उससे साबित होता है कि इन्होंने हाँ रजामंदी से शादी की है। तो ये होता है कि हाँ इसकी रजामंदी थी। वो लड़की बालिग यदि बताती है अपने आप को तो उसे घर भेज दिया जाता है और फिर वो कार्रवाई, पुलिस अपनी कार्रवाई आगे करती है। लेकिन उसके बाद यदि घर जाने के बाद कुछ दिनों बाद लड़की अपने बयान बदल भी देती है। उसके बहुत सारे कारण हैं। जब लड़की अपना बयान बदलती है तब उसने डिस्प्यूट पैदा हो गया कि पुलिस को उसने बयान दिया था कि मैं रजामंदी से गई थी और मैं स्वेच्छा से गई थी, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, रहना चाहती हूँ, मैं माँ बाप के साथ नहीं रहूँगी। लेकिन बात को कहती है कि मैं माँ बाप के साथ रहूँगी और ये लड़का मुझे बहला फुसला के जबरदस्ती ले गया। अब यहाँ मामला एकदम उलट गया। लड़का भी ये अपना बयान देता है कि मैं तो साथ में क्या था, देखो मेरे सामने कह रही है। लेकिन जब उसने बयान बदल दिए तो सच्चाई क्या है? उसके लिए एक बयान होता है जिसे कहते हैं 164 का बयान, CRPC 164, जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। तो मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाता है, महिला कांस्टेबल वहाँ ले आती है कागजों के साथ में। मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, उस लड़की को समझाते हैं कि देखो तुम जो बयान दे रही हो वो तुम्हारे खिलाफ भी जा सकता है, तो स्वेच्छा से देना, बिना दबाव के देना और सोच समझ के देना। और लड़की वहाँ खुल के बात करती है, अपना बयान देती है, उस बयान को माना जाता है जो बयान दिया। यदि उसके आधार पर भी लगता है कि लड़की बालिग है तो फिर अपना कानूनी प्रक्रिया है, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जाता है, और लगता है नाबालिग है तो वो लड़के के खिलाफ जाने की उम्मीद ज़्यादा है, वो बयान लिया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि उम्र के आधार कैसे होता है। और ये अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब आप ये जो घटनाएं होती हैं कि एक माँ बाप ने एक बच्ची को पाला, पोसा, बड़ा किया, वो चाहते हैं कि मेरी लड़की की शादी लाडो है मेरी, ये राजकुमार से हो। लेकिन हुआ क्या कि लड़की तो भाग गई। 2 सेकंड में उसने माँ बाप को भुला दिया, सबको भुला दिया। अब सोचिए कि जिस माँ बाप की लड़की भाग जाती है उस पर एक चस्पा चल जाता है, इसकी लड़की भाग गई, तो वो समाज में जीने लायक नहीं रहता। जहाँ काम कर रहा है वहाँ जीने लायक रहता। आस पड़ोसी उसको ताना देते हैं और उसके बाकी बच्चे लड़के लड़कियाँ जो होते हैं उनकी शादी में भी व्यवधान पैदा होता है कि वो उसकी शादी जो है वो एक लड़की भाग गई तो हम उसके घर में शादी करने में समस्या आती है। ये बहुत बड़ी समस्या होती है और कई बार ये देखा गया है कि माँ बाप सुसाइडल टेंडेंसी भी उनके अंदर आ जाती है कि हमारी बेटी ने हमको बर्बाद कर दिया। अब ये होता क्यों है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपके संस्कार, आपने अपनी लड़की को संस्कार कैसे दिए हैं। यदि आपके संस्कार बचपन से अच्छे हैं तो लड़की कभी नहीं बिगड़ेगी। दूसरी, आपको अपने बच्चे को समय तो देना पड़ेगा। आप यदि बाप हैं, दिन भर काम करते हैं, आप थोड़ा समय अपने बच्चों को दीजिए, लड़की के साथ हंसिए, बोलिए, बात करिए। माँ का तो दायित्व बनता है कि वो कितना भी बिजी क्यों ना हो अपनी लड़की को अपने साथ रखे। बल्कि ये कहा जाता है कि माँ को तो अपनी बेटी के साथ सहेली बनकर रहना चाहिए। एक अभियान चलता है जिसे कहते हैं चुप्पी तोड़ो अभियान।
चुप्पी तोड़ो मतलब ये कि लड़की से कहते हैं चुप मत रहो, अपनी बात अपनी सहेली से कहो, अपनी भाभी से कहो, अपनी माँ से कहो, लेकिन बात कहो। यदि लड़कियां अपनी बात अपने घर में कहना शुरू कर दें तो ये समस्या आएगी नहीं। उनसे मिलकर चलिए, उनको संस्कार दिए, उनको शक्ति दीजिए कि वो जो भी करे उन्हें बताइए। जो लड़कियां सोचती हैं कि मैं बाबा को छोड़ के चली जाऊंगी, तो वो लड़का भी उनकी इज्जत जिंदगी में कभी नहीं करेगा। वजह ये क्या है कि वो लड़का जानता है कि अपने माँ बाप के खिलाफ होकर आई है तो कल ये मेरी भी इज्जत नहीं करेगी। तो ऐसी लड़कियां सोचती हैं यदि कि माँ बाप को छोड़ के मैं इज्जत कर लूँगी, तो खुद भी सुखी नहीं रहती, वो अपना जीवन नरक करती है, अपने माँ बाप का जीवन नरक करती हैं। ये बातें बच्चों को शुरू से बताइए। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज मैंने आपको जितनी जानकारी दे दी, आप कृपया, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, आप मेरे इस चैनल को लाइक करिए।